हाय सो आई होप प्रीवियस वीडियो आपको पसंद आया होगा. प्रीवियस वीडियो इज एफएक्यू ऑन द जनरल टर्म्स. जनरल इनकम टैक्स बिल क्या है उसके ऊपर था, बट राइट नाउ दिस इज द वॉट these are the what real FAQs on the different topic wise. Now and this we taking a first topic as a preliminary topic on that what kind of FAQs will arise there and what are the answer there. और इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है इनकम टैक्स के साइट पे. मैंने सोर्स जहाँ पे भी है वहाँ से मैंने उठाया है और ये सिर्फ जनरल पर्पस के लिए. इसकी कोई ऐसा लीगल मीनिंग यहाँ से आप कंसिडर नहीं कर सकते, बट दिस इज ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So here, what is the simplification has been carried out in section 2? So what kind of exactly simplification carried out in section 2? section 2 में क्या होता है ऐसा? तो कुछ नहीं है. तो उन्होंने ऐसा बताया कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इन्होंने सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया हुआ है. दैट्स इट. तो लैंग्वेज कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो दे सेड दैट सिंप्लीफाइड व्हेनेवर इज द पॉसिबल. व्हेनेवर इज द पॉसिबल विदाउट डिस्टर्बिंग द मीनिंग. मीनिंग वही का वही रखा है, बट रिड्यूस हो सके, कुछ ज्यादा सेंटेंसेस हो तो वो कम करने की कोशिश की उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है. तो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द वर्ड्स बट द मीनिंग शुड बी सेम. ऑल द डेफिनेशन कंटिन्यू टू बी ऑन अल्फाबेटिकल फॉर्मूला. यस, अल्फाबेटिकल होती है. हर कोई एक्ट की डेफिनेशन पार्ट ये अल्फाबेटिकली होता है. उसके बाद टर्म्स जो आती है, उसमें जो टर्म्स है, सम टर्म्स यूज्ड होता है. कैसे होता है ना कि बहुत बार क्या होता है कि दो दो बार तीन तीन बार टर्म्स यूज होता है. जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया था सीनियर सिटीजन. करेक्ट. तो सीनियर पर्सन, सीनियर सिटीजन जैसे देखोगे तो 1961 में पुराने 6 प्लेसेस पे था. कितने प्लेसेस पे? 6 प्लेसेस पे थे. बट यहां पे इन्होंने ओनली सेक्शन 2 में लेके आए कि यहीं से आपको पढ़ना है. मतलब इंटायर एक्ट में कहीं पे भी आपको कुछ डेफिनेशन पार्ट लगता है तो सेक्शन 2 को जाना है, वहां पे देखना है, वहां पे जो लिखा है वही यहां पे वो रहेगा. बार बार हर जगह पे वो लिखना जरूरी नहीं है, और उससे क्या होगा, एक्ट लेंथ बड़ा होगा, बाकी कुछ नहीं. तो वही उन्होंने लिखा है कि टर्म्स विच हैव बीन डिफाइंड सेवरल प्लेसेस इन द इनकम टैक्स एक्ट in the same manner have been placed in a section 2 itself. So section 2 देखना है, बात खत्म. सेक्शन 2 देखना है, बात खत्म. जैसे कि डेफिनेशन ऑफ द पर्सन, एक बार सेक्शन 2 में आपने डिफाइन कर लिया है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट में भी पहले था, बट कुछ डेफिनेशंस ऐसे थे, एक जगह नहीं है, 10-10 जगह पे लिखे हुए थे, तो वहां से हटा दिए उन्होंने और वहीं पे एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया. तो आगे चलते हैं. तो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द टैक्स ईयर? देखिए कि बहुत बार ऐसा हुआ था कि प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये जो इसमें ना बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता था कि प्रीवियस ईयर मतलब क्या. तो हमें पता है कि प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें हम इनकम अर्निंग करते हैं, और असेसमेंट मतलब जिसको हम उसमें टैक्स करते हैं. सो द प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्सेबल होगा असेसमेंट ईयर. बट नाउ ईयर टैक्स ईयर मतलब क्या? टैक्स ईयर मतलब एक ही ईयर जहां पे ना प्रीवियस ईयर रहेगा ना आपका असेसमेंट ईयर. एक्चुअली प्रीवियस ईयर को ही उन्होंने नाम दिया है टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर नाम का इशू ही हटा दिया. तो देखिए, a tax year is a period of the 12 months continued in a financial year, contained in the financial year. तो यहां पे financial word एक लेके आए, वो financial year. तो आगे लिखते हैं कि इट रिप्लेस द टर्म्स ऑफ द प्रीवियस ईयर यूज इन इनकम टैक्स 1961. जो 1961 में प्रीवियस ईयर वर्ड करके लिखा था, अभी नाउ उसके लिए रिप्लेसमेंट उन्होंने दे दिया है टैक्स ईयर करके. फिर द डिसकंटिन्यूज ऑफ यूज ऑफ द टर्म ऑफ द असेसमेंट ईयर इन द बिल, इनकम टैक्स बिल. इनकम टैक्स बिल में उन्होंने असेसमेंट ईयर नाम का वर्ड ही हटा दिया. अभी आगे आपको असेसमेंट ईयर कुछ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक ही रहेगा, एक फिनेंशियल ईयर, दूसरा है टैक्स ईयर. टैक्स ईयर ही फिनेंशियल है, फिनेंशियल ही टैक्स ईयर है, वो समझाता हूं मैं आपको आगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताता आपको? So is the financial year also defined in the new bill? Has the term of financial year also been used in the new bill? Definitely. न्यू बिल में फिनेंशियल ईयर वैसे देखा जाए तो डिफाइन तो नहीं है, बट हर जगह पे वर्ड यूज किया है. देखो कैसे. सो इन दिस दे सेड दैट फिनेंशियल ईयर एक है क्या टर्म, डिफाइन है क्या, वो उन्होंने बोला है. और वो आईटी बिल में यूज कहां कहां पे होता है, तो देखिए. तो नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961
and also it is defined in the section 321 of the general codes 1897 as the year commencing on the 1st April. तो वैसा देखा जाए तो फिनेंशियल ईयर कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ना इनकम टैक्स एक्ट में ना न्यू बिल में, करेक्ट। तो न्यू बिल में तो है ही नहीं है। नए बिल में तो उन्होंने लिखा है कि नए बिल में सपोज हम जनरल क्लॉज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो अपना फिनेंशियल ईयर विल स्टार्टेड विद द 1st April, कमेंसिंग विद द 1st April। फिर कहां पे यूज किया है? द टर्म ऑफ फिनेंशियल ईयर हैज बीन यूज्ड इन द इनकम टैक्स बिल। In such case, the term of the financial year has a relevance instead of the term of tax year. तो this meaning आपको ये कहने का मतलब this is trying to said you कि जहां जहां पे भी financial word यूज किया गया है वहां वहां financial year को relevance दिया जाएगा instead of tax year। तो टैक्स ईयर और फिनेंशियल ईयर मतलब क्या? तो फिनेंशियल ईयर मतलब कुछ नहीं है, अप्रैल से स्टार्ट होगा मार्च से खत्म हो गया। टैक्स ईयर भी वही है, बट टैक्स ईयर कभी कभी क्या हो जाता है ना, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हो उसके बेसिस पे टैक्स ईयर कन्वर्ट होता है। अगला वाला क्वेश्चन आपको ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, देखिए। तो यहां पे क्वेश्चन 4 दे आस्क, कैन टैक्स ईयर be a period which is a less than financial year? Definitely financial year से less than tax year हो सकता है क्या? Yes, कुछ लिखिए क्या लिखा है। This will happen when the business is newly set up during the financial year or a source of income comes into existence during the financial year. Perfect. बिजनेस मैंने स्टार्ट किया अप्रैल के बाद, मान लीजिए कि बिजनेस मैंने 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया, तो मैं टैक्स ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अक्टूबर टू मार्च तक कोई सोर्स ऑफ इनकम मुझे कुछ महीने बाद मिला तो उसी से वो स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए कि जनवरी से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, या तो जनवरी से मुझे नया सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, तो मैं कितने महीने के लिए टैक्सेबल करूंगा? 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, दैट्स इट। Tax year will be begun from the date of setting up of the business and the source of the income come into the existence and end on the last day of that financial year. Perfect. जहां से स्टार्ट हुआ वहां से आपकी स्टार्ट एंड सिर्फ 31 मार्च को ही होगा, ये लिखा हुआ है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर स्टार्ट विद द 1 अप्रैल टू मार्च, तो मार्च को एंड होगा तो मार्च को सब कुछ एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो इनकम कमाओगे वो नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्वेश्चन नंबर 5 दे सेड दैट व्हाट will the concept of tax year conflict with the concept of assessment year at any particular time? एट पर्टिकुलर टाइम ये कब आएगा? जिस दिन, क्योंकि नया एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, और 26, 27, 25, 24 ये सारे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है। तो ऐसा एक दिन भी आ सकता है, ऐसा एक पर्टिकुलर आ सकता है कि उसमें टैक्स ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। तो वैसा कोई कंफ्यूजन करना ही नहीं है, सिंपली सेड है। देखो वहां पे 4 पॉइंट मैंने लिख दिए। AY 2026-27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? So it will be a pertain to the income of the taxpayer during the previous year of 25-26. Perfect. 25-26 is the financial year, इसके लिए टैक्सेबल होगा, जो भी इनकम कमाओगे वो 26-27 में टैक्सेबल होगा। अभी टैक्स ईयर जहां से एग्जैक्टली आपका फिनेंशियल ईयर मतलब आपका न्यू एक्ट, न्यू बिल स्टार्ट होने वाला है, तो टैक्स ईयर 2026-27 ऑफ द न्यू एक्ट ये किसके लिए पर्टेन करेगा? तो ये पर्टेन करेगा 26-27 के लिए ही, करेक्ट, क्योंकि वहां पे न्यू बिल में असेसमेंट ईयर नाम की कुछ चीज नहीं है, जो भी है वो टैक्स ईयर उसी का उसके रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे, करेक्ट। तो देखिए असेसमेंट ऑफ द 25-26, असेसमेंट ऑफ 25-26 will be held in 26-27, will be done or shall be done according to the Income Tax Act assessment year 26-27. Assessment of the financial year 26-27. So as per the new bill, it will be done by the year itself 26-27. itself year 26-27 मतलब पहले कैसे था कि उसी असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे उस प्रीवियस ईयर को। तो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पर उन्होंने बोला है कि जो टैक्स ईयर है
वही टैक्स ईयर के जो भी रेट्स रहेंगे वही उसी साल आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब इधर के जो दो कॉलम आपको दिखते हैं, जो दो पॉइंट्स आपको दिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना बता देते हैं कि जो मेरा टैक्स ईयर है उसी टैक्स ईयर के लिए उसी साल में हम इनकम कंप्यूट भी करेंगे और टैक्सेबल भी करेंगे। जैसे कि 26 27 जो टैक्स ईयर आएगा उसका इनकम भी वही कमाएंगे, उसका असेसमेंट भी वही होगा। और पुराने कैसे था कि पुराने इसमें एक ईयर में हम कमाते हैं और दूसरे ईयर में हम उसको टैक्सेबल करते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। उन्होंने असेसमेंट ईयर नाम का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 6 said that what is there any change in the content of चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? वैसे देखा जाए तो चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट कि वॉट एवर द टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वॉट एवर, जो भी इनकम कमाओगे इट विल बी अ टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। करेक्ट, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन गिवन इन द सेक्शन 4। तो कंटेंट चेंज किया दिया क्या इन्होंने? तो नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन द इनकम टैक्स बिल द प्लेस ऑफ प्रीवियस ईयर द टर्म ऑफ टैक्स पेयर हैज बीन यूज्ड। करेक्ट, जो प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम कमाते हैं आज की डेट में ये इनकम टैक्स बिल जब लगेगा तब हम बोलेंगे कि टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर। पहले बोलते थे टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, अभी बोलेंगे टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर। Further, the use of term of assessment year has been discontinued. हटा ही दिया है वो। Now the total income also pertain to a tax year, पहले बोला था, and the rate and rates of the income tax also pertain to that tax year। पहले देखा जाए तो आप सेक्शन 4 आपने कभी पढ़ा होगा, तो सेक्शन 4 इसमें लिखा था कि पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के रेट एंड टैक्सेस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर को ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट वहां से जब आप असेसमेंट ईयर नाम का वर्ड हटा दोगे तो कुछ तो वहां पे लिखना पड़ेगा। तो वहां पे सेक्शन 4 में ऐसा लिखा गया है अभी कि जो भी होगा विल अर्न द इनकम इन टैक्स ईयर एंड ऑल्सो इट इज असेस्ड इन द टैक्स ईयर इटसेल्फ। अंडरस्टूड? तो मतलब असेसमेंट का ढूंढना ही नहीं है मीनिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि टैक्स ईयर 26-27 का इनकम उसी में कमाओगे और वो टैक्सेबल भी और उसका असेसमेंट भी होगा टैक्स ईयर 26-27 में ही होगा। करेक्ट? आगे तो अभी यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि इन व्हाट वे हैज बीन द चार्जिंग सेक्शन बीन सिंप्लीफाइड। कैसे आपने चार्जिंग सेक्शन को सिंप्लीफाइड करने के लिए सोचा? तो now look here, you got here you'll get the two tab or two things, section 4 as per the 1961 and section 4 as per the IT bill, new bill of 2025। पहले सेक्शन 4 में क्या था? पहले सेक्शन 4 में दो सेक्शन थे और एक प्रोविजो था। देखिए, आप देख सकते हो एक्ट खोल के देखिए, आपको वहां पे सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 मिलेगा और उसके साथ मिलेगा प्रोविजो। करेक्ट? बट सेक्शन 4 में अभी जो नया बिल जो पास हो गया है, मतलब जो आएगा आपको 1 अप्रैल 2026 से, उसके लिए देयर आर द 5 सब सेक्शंस। कितने सब सेक्शंस है? 5 सब सेक्शंस एक्सप्लेनिंग द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इन स्मॉलर एंड सिंपलियर सेंटेंसेस। पहले जो 2 सेंटेंसेस थे ना, लेंदी है और आपको हर जगह मतलब इतनी प्रोविजन पढ़नी पड़ती है, एक 5 to 6 लाइन्स पढ़ने पड़ते हैं और उसी में समझना पड़ता है कि कौन से ईयर का कैसे टैक्स एप्लीकेबल होगा। अभी सेक्शन 4 थोड़ा सा उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब उस प्रोविजंस को सिंपल पार्ट में कट कर दिया और वही लैंग्वेज भी सिंपल कर दी, तो आपको चार्जिंग सेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा हो जाएगा। करेक्ट? तो यहां तक था क्वेश्चन, मतलब ये टोटल क्वेश्चन 7 थे ऑन द प्रिलिमिनरी पार्ट। आगे the last slide is what of this video is what. Thank you and stay with us with the tax tech support YouTube channel। और इसके बाद जो वीडियो, नया वीडियो आपके पास आएगा, हम लेके आएंगे उसमें
द सेकेंड टॉपिक FAQs ऑन द सेकेंड टॉपिक ऑफ द टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो उसमें से सेकेंड टॉपिक NPO का, NPO के टॉपिक पे हम आपको सब FAQs लेके आते हैं. तो stay with us and the thanks for watching and listening our whatever the discussion about the FAQs. और यहाँ तक 7 FAQs थे for what preliminary topics पे. तो कुछ डाउट्स है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें, और वो हमें हेल्पफुल रहेगा. तो थैंक्स अ लॉट.